अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द AR लर्निंग एकेडमी। MD कैट के वो तमाम स्टूडेंट्स जो MD कैट 2020 में अपेयर होने जा रहे हैं, उनकी हेल्प आउट के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें MD कैट के पास्ट पेपर्स 2011 टू 2019 आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे MCQs बायोलॉजी पोर्शन के, जिसमें आप लोगों को ये बात बताई जाएगी कि जो आंसर्स सिलेक्ट करते हुए आप लोग कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को आप लोगों ने कैसे अवॉइड करना है। तो एक तो प्रीवियसली जो UHS की तरफ से अनाउंसमेंट आई है MD कैट 2020 के बारे में कि MD कैट 2020 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान रिकंडक्ट किया जाएगा। वो कोई भी डेट हो सकती है 15 सितंबर से ऑनवर्ड। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को जारी रखें। इस साल कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में काफ़ी गैप आया एकेडमीज़ क्लोज़ होने की वजह से। तो जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो MD कैट की प्रिपरेशन पूरे तौर पर नहीं कर सके, और जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि MD कैट की वेटेज को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए अभी UHS का डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। एनी हाउ जो स्टूडेंट्स अपेयर होने जा रहे हैं MD कैट में, उनके लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। एक बात याद रखें कि MD कैट में स्मार्ट स्टडी की और स्मार्ट वर्क की आप लोगों को ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स जो मोस्टली फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो भागते हैं कंसेप्चुअल टॉपिक्स के पीछे और कंसेप्चुअल बुक्स के पीछे, और इररेलेवेंट बुक्स और इलॉजिकल जो बातें होती हैं वो क्लियर करते रहते हैं। हालांकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो UHS के जो MD कैट के पेपर्स हैं उनके साथ इस बात का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आप इररेलेवेंट बुक्स पढ़ते रहें। UHS ने जो पेपर बनाना है, कि मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करें। अगर आप लोगों की ग्रिप, आप लोगों की टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक की लाइंस के ऊपर आप लोगों को ग्रिप है तो आप लोग ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं पेपर्स को। और ये सीरीज़ आप लोगों को इसीलिए बेनिफिट है कि आप लोग जो है पास्ट पेपर्स को रिव्यू कर सकते हैं, और UHS का जो पैटर्न है ख़ास तौर पर पेपर बनाने का वो भी आप लोगों के सामने होना चाहिए कि UHS कौन से टॉपिक्स में से कौन सी तरह के MCQs बना रहा है। क्योंकि जब हम 2011 से ऑनवर्ड मूव करेंगे तो बहुत सारे पेपर्स में आप लोग देखेंगे कि MCQs रिपीट होना शुरू होंगे, और वो रिपीटेड MCQs आप लोग अपने पास नोट करते जाएं, और वो रिपीटेड MCQs ही आप लोगों की क्या होंगे, तैयारी की बेस होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 2011 का जो पेपर है UHS का पेपर कलर है ग्रीन, और इस पेपर के 30 MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। बायोलॉजी पोर्शन क्वेश्चन नंबर 133 से नॉर्मली स्टार्ट होता है पहले, कि जो बायोलॉजी पोर्शन है वो 133 से 220 तक जाता है। लेकिन अब जो 88 MCQs होते थे, लेकिन अब जो 2019 से क्राइटेरिया आया है उसके अंदर बायोलॉजी के 80 MCQs हैं, और टोटल MCQs आप लोगों के पास बनते हैं 200। क्वेश्चन नंबर 133, when chromosomes uncoil the nucleoli are reformed and the two nucleoli are the two poles of the cell, stage is known as। आप लोगों से स्टेज पूछी गई है तो याद रखें, एक स्टेज पूछी गई है तो बाकी स्टेजेस में से भी आप लोगों को ऐसे MCQs आ सकते हैं। तो हर स्टेजेस के बारे में कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को बताता चलूँ जो फ़ौरन आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। प्रोफेज के बारे में याद रखना है। प्रोफेज इज़ द अर्ली फेज, और इसके दरमियान दो बेसिक काम हो रहे होंगे। न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाएगी, एक काम। दूसरा काम, क्रोमेटिन मटेरियल कॉइल होगा या कंडेंस होगा और क्रोमोसोम्स बन रहे होंगे। मेटाफेज के बारे में याद रखना है। क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटोरियल प्लेट या सेल के सेंटर पे अलाइन कर लेते हैं। टीलोफेज इज़ बेसिकली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज की अगर आप लोगों को समझ आए तो उसका रिवर्स है टीलोफेज। टीलोफेज में बेसिकली क्या होगा, प्रोफेज में अगर न्यूक्लियोलाई बन रहा था तो टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियोलाइज क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस की दीवार टूट रही होगी। और प्रोफेज में अगर क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे तो टीलोफेज में डीकंडेंस या अनकॉइल हो रहे होंगे। और एनाफेज के बारे में याद रखना है, यहाँ पे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट होंगे और क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट, मतलब सेल्स के पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, टीलोफेज। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड फेस एंड स्क्विंट आइज आर द सिम्टम्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, सिंड्रम्स के बारे में आप लोगों को एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर हर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट जब आप लोग मूव करेंगे हर पेपर में ये बात देखेंगे कि हर पेपर में सिंड्रम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आया होगा। तो सिंड्रम्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इन तमाम सिंड्रम्स को, आपकी बुक के अंदर 3 तरह के सिंड्रम्स हैं जो टेक्स्ट बुक है सेकंड ईयर बायोलॉजी की। एक है डाउन सिंड्रम, एक है क्लाइनफिल्टर सिंड्रम, एक है टर्नर सिंड्रम। तो डाउन सिंड्रम को अलग कर दें क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रम से। डाउन सिंड्रम ऑटोसोम क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो चेंज होने की वजह से हो रहा है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रम और टर्नर सिंड्रम ये सेक्स क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो चेंज होने से या सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने से हो रहा है। तो ये सिंड्रम्स क्लाइनफिल्टर या टर्नर, इनके बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो साथ सेक्स की बात लाजमी पूछी जाएगी कि अपीयरेंस मेल लाइक है या फीमेल लाइक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रम के बारे में याद रखें कि अपीयरेंस मेल लाइक होगी और जो हाइट होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी नॉर्मल से, और टर्नर सिंड्रम में अपीयरेंस फीमेल लाइक होगी और हाइट क्या होगी, शॉर्ट। तो ये दोनों आप लोग इस तरह से जज कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए मेल लाइक अपीयरेंस और हाइट क्या होगी वो लार्ज होगी, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्लाइनफिल्टर, और अगर फीमेल लाइक अपीयरेंस तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड फेस, स्क्विंट आइज, ये सारी की सारी चेंजेस आ रही हैं ऑटोसोम के अंदर चेंज आने से। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, और XYZ नाम का कोई भी सिंड्रोम आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है। तो इस सिंड्रोम के बारे में आंसर करते हुए आप लोगों ने इन बातों को याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए। क्याज़मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस विच इज़ नोन एज। क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी एक बात याद रखनी है कि क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज 1, और क्याज़मेटा उन क्रोमोसोम्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो अब आप लोगों से पूछा यूँ गया है कि क्याज़मेटा फॉर्मेशन किस प्रोसेस के दरमियान हो रही होती है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सी, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन 136, हीलिंग ऑफ ए वाउंड एंड रिपेयर इज़ द फिनोमिना विच टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस में भी आप लोग स्टडी करते हैं। देखें टेक्स्ट बुक की लाइंस को फॉलो कर रहा है। तो माइटोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। मियोसिस जर्म लाइन सेल्स के अंदर हो रही होगी, उसका इन तमाम प्रोसेस से कोई भी लेना देना नहीं होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं माइटोसिस और सेल ग्रोथ के दरमियान। स्टूडेंट को लग रहा होता है कि सेल ग्रोथ भी ठीक है और माइटोसिस भी ठीक है। तो सेल ग्रोथ के बारे में याद रखना है, सेल ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज़ इन साइज़, तो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स। तो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है वो प्रोसेस कौन सा है, माइटोसिस। ऊपर MCQs की लाइन पे आप लोग गौर करें, MCQs में वो पूछ रहा है प्रोसेस, तो ये आपकी सेम टेक्स्ट बुक की लाइन है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, माइटोसिस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेन काज ऑफ कैंसर। कैंसर हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कब होगी, जब सेल की डिवीजन के दरमियान जो चेक पॉइंट्स होते हैं बिटवीन G1 S G2 फेज़, तो वो चेक पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं होती। और प्रोटीन्स को क्या चीज़ बना रही होती है, प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन वो आ रही होती है जीन से। तो अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो प्रोटीन्स के ना बनने की वजह से, चेक पॉइंट के ख़त्म होने की वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। एक अमार्फस सेल्स का ढेर लग जाता है जो किसी भी काम के नहीं होते, सेल के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते। उन सेल के ढेर को हम लोग कहते हैं ट्यूमर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। ऑप्शन बी है सेल डिवीजन, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कैंसर के को हम लोग डिस्कस नहीं करते। रेगुलेटेड माइटोसिस भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, हैप्लॉइड डिवीजन भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है,
कहीं भी कन्फ्यूजन इस केस में नहीं है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड, तो सीधा सीधा सा आंसर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है, और डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन्स जब ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में, तब उनके दरमियान ये बॉन्ड बनते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में याद रखना है, कोवलेंट बॉन्ड है जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं। नीचे आप लोगों के हेल्प आउट के लिए मैंने डायग्राम खुद से ऐड की है, पेपर में नहीं है, आप लोग UHS के पेपर में ये डायग्राम नहीं है, ये मैंने खुद से ऐड की है। ये जो बॉन्ड दो मोनोसेकेराइड के दरमियान बन रहा है, एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है, दूसरा मोनोसेकेराइड जो है वो फ्रक्टोज है, इनके दरमियान जो लिंक बन रहा है और उसके बाद जो रिजल्टिंग सुक्रोज बन रहा है, तो ये जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान, अब यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो दो कार्बन और दरमियान में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये फिगर यहाँ मैंने ऐड की थी सुक्रोज की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की जो बुक है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे भी गलती से 1,4 को सिलेक्ट कर देते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सुक्रोज इज़, तो वो पूछना चाह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है सुक्रोज को बनाते हुए, तो वो बॉन्ड कौन सा होता है। अब यहाँ पे वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए इस तरह से ऐड कर रहा है कि जो फ्रक्टोज है उसकी ओरिएंटेशन वो चेंज कर देता है, फ्रक्टोज को उसने 180 डिग्री रिवर्ट कर दिया है। उसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं पहले कार्बन नंबर 1 इस साइड पे था, जो नॉर्मल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कस किया था, ठीक है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे और फिर कार्बन नंबर 2, 3 और इस तरह से काउंटिंग थी। तो स्टूडेंट्स यूँ समझते हैं कि कार्बन नंबर 1 यहीं पे था और कार्बन नंबर 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 और यहाँ पे 5, तो वो 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, FSC में भी और यहाँ पे भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने फिगर एक रखी है और फिगर में भी नंबर्स, कार्बन नंबर मेंशन है। जो यहाँ पे फिगर रखी गई है बेसिकली जो आपकी बुक के अंदर है, उसमें ये किया गया है कि साइड बाय साइड रखा गया है ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को, इसलिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर 180 डिग्री रिवर्ट कि कार्बन नंबर 1 जो यहाँ पे था अब 180 डिग्री रिवर्ट होने के बाद वो इस साइड पे आ गया, तो कार्बन नंबर 1 ऊपर रहा और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 नज़र आ रहा है और जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो स्टिल बीटा है। आप लोग समझते हैं कि बीटा कब होती है, जब OH ग्रुप अपर साइड पे हो और जब OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे हो तो उसको कहते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे OH ग्रुप तो नीचे है लेकिन फिर भी बीटा है। बीटा इसलिए है कि यहाँ पे OH ग्रुप अपर साइड पे था, लेकिन जब हमने इसको ओरिएंटेट किया तो OH ग्रुप कहाँ आ गया, लोअर साइड पे। तो इसलिए सुक्रोज के केस में याद रखना है लिंकेज अल्फ़ा 1, 2 होगी। तो जो ऑप्शन हमारे पास बन रहा है वो है ऑप्शन बी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दो और लिंकेजेस बताता चलूँ। माल्टोज के दरमियान माल्टोज जब बनती है तो दो ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं और एक लैक्टोज जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंडेंस होते हैं, वो अगर पूछे जाएं तो उनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। क्वेश्चन 140, इन एन अमाइनो एसिड इन विच द R ग्रुप इज H इट्स नेम विल बी। तो अमाइनो एसिड का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर आप लोग डिस्कस करते हैं जिसमें सेंट्रल कार्बन और उसके ऊपर एक R ग्रुप होता है और नीचे एक H और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे NH2 ग्रुप। तो वो पूछ रहा है अगर R को रिप्लेस कर दिया जाए H से तो वो कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड विल बी ग्लाइसिन अगर H हो, अगर वहाँ पे CH3 हो तो वो क्या बनेगा, एलानिन, और उसके बाद प्रोलीन, वेलिन, देन ऐसे अगर आप लोग कार्बन नंबर को इंक्रीज़ करते जाएं तो सिंपलेस्ट जो यहाँ पे पूछा गया है वो क्या है, ग्लाइसिन। तो आप लोगों से दो ही पूछे जाएंगे, ग्लाइसिन या एलानिन, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक के अंदर ग्लाइसिन और एलानिन की जो कंडेंसेशन है वो पेप्टाइड बॉन्ड के दरमियान दिखाई गई है। फैटी एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फैटी एसिड के लिए आप लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप उनके अंदर ये लाजमी तौर पर मौजूद होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट।
लिपोसोम्स आर यूज्ड इन जीन थेरापी अगेंस्ट, तो लिपोसोम्स कौन सी जीन थेरापी के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ये आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अल्फ़ा ऑप्शन है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 23 सेकंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रोल की वजह से, और लिवर के अंदर, अगर लिवर के अंदर कोलेस्ट्रोल को रिमूव करने के लिए स्ट्रेटजीज मौजूद ना हो तो तब हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का जो केस है वो देखने में मिलता है। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर लिवर का कुछ पोर्शन कट किया जाता है और उसके अंदर नॉर्मल जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पे लिपोसोम का जिक्र नहीं आता। ऑप्शन बी है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, तो यहाँ पे भी आर्टरीज़ को ओपन करने के लिए कैथेटर यूज़ करते हैं और फिर उसके अंदर नॉर्मल जो रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि जो आर्टरी है वो दोबारा से रीबिल्ड हो सके। सिस्टिक फिब्रोसिस एक कॉमन डिजीज़ है जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो क्लोराइड आयंस हैं उनके कैरियर्स वो मौजूद नहीं होते, इसलिए यहाँ पे लिपोसोम्स बेसिकली कब बनते हैं? जब लिपोप्रोटीन्स को डिप किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, जिनके अंदर नॉर्मल जीन्स मौजूद हों लंग्स के अंदर जो क्लोराइड आयन के ट्रांसप्रोटीन कैरियर के लिए, तो वो तब बनते हैं लिपोसोम्स। फिर उनको स्प्रे किया जाता है नेज़ल कैविटी के अंदर ताकि जो जीन्स हैं वो लंग्स तक पहुंच सकें और वहाँ पे जाकर क्या कर सकें, नॉर्मल जो प्रोटीन्स हैं वो बना सकें। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। और लास्ट पे है स्किड, तो स्किड को मैं नीचे ही जो आएगा 143 उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के साथ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बोन मैरो सेल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। नहीं, हमने अभी देखा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया तो लिवर के केस में डिस्कस करते हैं, बोन मैरो का जिक्र नहीं आता। ऑप्शन बी है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेसिकली इसमें होता यूँ है कि जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको बनाने के लिए जो नॉर्मल जीन्स हैं वो मौजूद नहीं होते बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो के अंदर यहाँ पे हम एक्स वीवो जीन थेरापी करते हैं, जो बोन मैरो है उसके अंदर नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट करते हैं और फिर उसको बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि जो नॉर्मल बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्किड, ऑप्शन बी। सिस्टिक फिब्रोसिस को हम लोग पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं और कोरोनरी आर्टरी को भी पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट है 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिप्लीटिंग एंड काजिंग थिनिंग ऑफ ओजोन। तो ये आप लोग जानते हैं CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो ओजोन को थिन करने का बाइस बन रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब ये जाके फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 145, द टिपिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इन्वायरमेंट के अंदर वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो प्लेस कहलाती है हैबिटाट ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। 146, excessive enrichment of water with nutrients by human activity by which large amount of living organic matter grows is called. Eutrophication is the process in which we add extra nutrients. एक तो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स लेक्स वगैरह में मौजूद होते हैं, एक हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइज़र्स या घरों से जो सीवेज वाटर है वो जाएगा लेक्स के अंदर, उसके अंदर सल्फ़र की, नाइट्रोजन की ज़्यादा मिकदार होगी और उसकी वजह से लार्ज जो एल्गल ब्लूम है वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे यूट्राफिकेशन। इन एन इकोसिस्टम माइकोराइजा इज़ द एग्जांपल ऑफ, याद रखें माइकोराइजा जो है वो म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है जिसमें कि फंजाई और फंजाई में भी एस्कोमाइकोटा और जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के दरमियान एसोसिएशन होता है जिसको कहते हैं माइकोराइजा। ये आ जाएगा म्यूचुअलिज्म के अंदर। तो म्यूचुअलिज्म का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो सिम्बायोसिस की बेसिकली दो फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, कोमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के पास जो मोस्ट सूटेबल है वो क्या है, सिम्बायोसिस। अगर म्यूचुअलिज्म हो तो आप लोग म्यूचुअलिज्म ही सिलेक्ट करेंगे।
148 successive stages of eating and being eaten by which recycling of the materials and flow of energy take place is known as. Food chain is the process. Food chain को हम लोग कहते हैं सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा हो और ख़ुद भी खाया जाए, उसको कहते हैं फूड चेन। अगर यूँ पूछ लिया जाए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फूड चेन्स तो उसको क्या बोलेंगे, फूड वेब। अगर यूँ पूछ लिया जाए द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड इन द इकोसिस्टम इज़ नोन एज, तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट है जिसको बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। तो ये चीज़ों को लिंक बना के आप लोग स्टडी करना स्टार्ट करें कि अगर ऑप्शन ए है तो बी के बारे में भी याद रखें, बी के अंदर कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है और सी के अंदर, तो तब आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द वन ऑफ द टू पेरेंट्स हु इज़। तो याद रखें एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स, जहाँ पे दो वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोगेमेटिक होगा, मतलब दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, ह्यूमन के अंदर जो मेल्स होते हैं वो दो तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स एंड वाई। तो फीमेल जो हैं वो एक ही तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं होमोगेमेटिक। वो एक्स एंड एक्स एक ही तरह के गेमीट प्रोड्यूस करते हैं। अब चांसेस ये होंगे कि मेल की तरफ से अगर एक्स क्रोमोसोम जाए तो फीमेल की तरफ से तो ऑलवेज एक्स ही आना है, तो एक्स प्लस एक्स जो नेक्स्ट इंडिविजुअल होगा वो कौन सी होगी, फीमेल। अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम जा रहा है और फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, तो तब जो नेक्स्ट इंडिविजुअल होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेल। तो नेक्स्ट जनरेशन का जो सेक्स है वो ऑलवेज डिपेंड करेगा ऑन वन ऑफ द पेरेंट दैट इज़ हेट्रोगेमेटिक। अगेन ये एक टेक्स्ट बुक की लाइन है जो आप लोगों से पूछी गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक। तो हीमोफिलिक इज़ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कब अपने आप को शो करवाएगी, जब फीमेल के केस में दोनों क्या हो, होमोजाइगस हो, मतलब दोनों ही एक्स समाल हो। अगर एक भी एक्स लार्ज होगा तो वो दूसरे को शो नहीं होने देगा। तो फीमेल के केस में शो होने के लिए ये चाहिए था कि दोनों एक्स क्या हों, समाल। अब यहाँ पे जो लार्ज एक्स है, कैपिटल एच है, ये क्या है, ये डोमिनेंट है, ये कभी भी रिसेसिव को शो नहीं होने देगा, उसको क्या कर देगा, मास्क। तो एच एंड एच ये तो कभी शो नहीं होगा क्योंकि कैपिटल है, और जो स्मॉल एच है ये क्या है, साइन है हीमोफीलिया का। तो मेल के केस में अगर एक भी एच स्मॉल आ जाए तो क्या होगा, हीमोफीलिया शो हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ compete करने के लिए दूसरा एक्स मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर फीमेल के केस में याद रखें दोनों एच स्मॉल हों तो फीमेल के केस में भी वो हीमोफीलिया, वो जो फीमेल होगी वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। क्वेश्चन 151, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये भी आप लोग याद रखें, ये MCQs भी अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। या एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट लाजमी तौर पर पूछी जाएगी आप लोगों से। तो ये रिपीटेटिव जो है वो MCQs है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जाके ये MCQs 12 दफ़ा पूछा जाएगा। तो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, और हाइपोफॉस्फोटेमिक रिकट्स या विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकट्स ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया आती है, तो कलर ब्लाइंडनेस बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। बाल्डनेस ये क्या है, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, मतलब एक सेक्स के अंदर ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब मेल्स के अंदर वो डिपेंड करेगी हार्मोनल लेवल पे। तो टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मेल के अंदर, इसलिए मेल्स के अंदर जो बाल्डनेस के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा। बियर्ड ग्रोथ भी मेल के अंदर क्या होगी, ज़्यादा। तो ये हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट के केस में डिस्कस करते हैं कि बियर्ड ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होगी, और जो चेस्ट अनलार्जमेंट और ये सारे केसेस ये क्या होंगे, फीमेल के केस में। तो ये मेमरी ग्लैंड का मौजूद होना फीमेल्स के केस में, तो ये सेक्स लिमिटेड हैं, जो एक ही सेक्स के अंदर क्या होंगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट हैं वो डिपेंड करेंगे हार्मोनल लेवल पे, कौन से सेक्स के अंदर कितना हार्मोनल लेवल है, उतना ही क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा। 152, विच ट्रेट इन ह्यूमन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। सिंपल इज़ द आंसर, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं दो ऑप्शंस को, ABO को और स्किन कलर को। स्किन कलर इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, वो एक से ज़्यादा अलील से कंट्रोल हो रही है,
जबकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलील का मतलब है एक ही अलील के अंदर म्यूटेशन के बाद नेक्स्ट अलील्स बनते गए। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। व्हेन ए जीन पेयर एट वन लोकस इंटरेक्ट विद एन अदर जीन एट अनदर लोकस द इंटरेक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यूज आप लोगों से रिपीट किया जाता है डोमिनेंस रिलेशनशिप से। तो डोमिनेंस अगर सिंपल हो तो उसका मतलब है दो अलील्स का इंटरेक्शन जो एक ही लोकस के ऊपर मौजूद हैं, मतलब एक अलील दूसरे को मास्क कर देगा। अगर एक ही लोकस के ऊपर मौजूद हैं तो उस रिलेशनशिप को बोलेंगे डोमिनेंस। और अगर एक अलील दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है, और लोकस दोनों का डिफरेंट है, सेम लोकस नहीं है, एक का लोकस 19 है दूसरे का लोकस 9 है, तो फिर भी अगर वो एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रहे हैं तो फिर उसको बोलेंगे एपिस्टेसिस। पीलियोट्रोपी इज़ द केस इन विच अ सिंगल जीन हैज़ मल्टीपल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो एक सिंगल जीन का जो फिनोटिपिक इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जो कैट्स के अंदर देख लें, फॉर एग्जांपल कैट्स की एग्जांपल आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर कोड की गई है कि कैट के अंदर जो फर के कलर को जीन कंट्रोल करते हैं वही हेयरिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। तो जो वाइट कैट्स होती हैं मोस्टली ये क्या होती हैं, डीफ होती हैं। एनी हाउ जो ऑप्शन आप लोगों के लिए सूटेबल है वो क्या है, एपिस्टेसिस, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अगर एक जीन पेयर एक लोकस के ऊपर है और वो दूसरे जीन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, एपिस्टेसिस। तो चीज़ों को आप लोग कंपेयर करके स्टडी करना स्टार्ट करें। द कम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर विद द बेस रिजल्ट इन द कंपाउंड नोन एज। तो वो कंपाउंड बनेगा न्यूक्लियोसाइड। सिंपली आप लोग समझते हैं इस बात को कि अगर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिलाया जाए तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर उसके साथ फास्फेट ग्रुप को या फास्फोरिक एसिड को भी अटैच कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा। एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू स्पेशल फीचर आर साइट प्रेजेंट इन एंजाइम। तो वो स्पेशल फीचर क्या होता है या स्पेशल साइट क्या होती है, एक्टिव साइट। तो ये सिंपल सा है एंजाइम के केस में। ऑप्शन बी एक्टिव साइट। 156 द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज़ कोवलेंटली या परमानेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोफैक्टर कहलाता है वो अगर परमानेंटली या कोवलेंटली बॉन्ड हो तो कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली अटैच हो तो को एंजाइम, और उसको नॉन प्रोटीन पार्ट को खुद को क्या कह रहे होते हैं, कोफैक्टर। और कोफैक्टर अगर डिटैचेबल हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। तो चीज़ों को आप लोग कंपेयर करेंगे आपस में तो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप लोगों को क्या होगी, आसानी, बजाय इसके कि आप लोग लाइंस को रट्टा लगाएं। वन ऑफ द पायरिमिडीन बेस इज़ एब्सेंट इन डीएनए। तो पायरिमिडीन बेसिस याद रखना है CTU, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये तीनों क्या हैं, थायमीन बेसिस, पायरिमिडीन बेसिस। जो एडेनिन और गवानीन है ये कौन सी हैं, प्योरीन्स। तो एडेनिन को यहाँ से स्किप कर दें। और पूछा गया है डीएनए के अंदर कौन सी एब्सेंट होती है, तो आप लोग जानते हैं डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होती। डीएनए के अंदर थायमीन, साइटोसिन, गवानीन और एडेनिन 4 बेसिस मौजूद होती हैं। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेवर, एंजाइम का कोई भी रोल नहीं होता टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। डिक्रीजिंग पीएच, एंजाइम कभी भी पीएच को डिक्रीज नहीं करते। डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग स्टडी करते आए हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लोअर। इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो करेंगे एंजाइम्स। तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के पास। 159 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय इन्वेल्प्ड RNA वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। तो एपिडेमिक के वर्ड से भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एपिडेमिक का वर्ड 2 जगह पे आया है, एक आया है स्मॉल पॉक्स के केस में और दूसरा एपिडेमिक का वर्ड इन्फ्लुएंजा के केस में। तो दूसरी निशानी याद रखनी है, RNA वायरस, इन्वेल्प्ड RNA वायरस। तो वायरस के केस पे भी इसकी 5 ही टाइप्स हैं। एक है DNA इन्वेल्प्ड, वो है स्मॉल पॉक्स। और हर्ब सिम्प्लेक्स के केस में भी DNA है लेकिन नॉन इन्वेल्प्ड। फिर उसके बाद अगर आ जाएं
इन्फ्लुएंजा के केस में और मल्प्स एंड मीजल्स के केस में तो आरएनए इन्वेल्व्ड, पोलियो के केस में आरएनए नॉन इन्वेल्व्ड। तो आरएनए इन्वेल्व्ड है और एपिडेमिक फॉर्म में है, तो आंसर क्या बनेगा? इन्फ्लुएंजा। तो स्टूडेंट्स एपिडेमिक और पैंडेमिक का डिफरेंस भी याद रखना है। एपिडेमिक का मतलब है किसी ख़ास डिजीज़ का ब्रेकआउट एक ख़ास इलाके के अंदर, और पैंडेमिक का मतलब है कि किसी डिजीज़ का ब्रेकआउट वर्ल्ड वाइड, जिस तरह से कोविड-19 को कहते हैं पैंडेमिक, तो पैंडेमिक का मतलब है वर्ल्ड वाइड अगर ब्रेकआउट हो। 160 द स्ट्रक्चर विच कंटेन जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आर। तो बैक्टीरिया के अंदर जो ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं तो वो होते हैं प्लाज्मिड्स। मिजोसोम्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मिजोसोम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन के लिए जो रेगुलेटिंग जीन्स हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन जो ड्रग रेजिस्टेंस और जो अदर जो जीन्स मौजूद होंगे वो प्लाज्मिड के ऊपर ही मौजूद होंगे, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल के केस में। एंटीबायोटिक दैट किल माइक्रोब इमीडिएटली आर नोन एज माइक्रोबाइसीडल। माइक्रोबाइस्टेटिक वो होंगी जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देंगी, मतलब बैक्टीरिया का नंबर उतना ही रहेगा लेकिन आगे वो रिप्रोड्यूस या उनकी ग्रोइंग कैपेसिटी नहीं होगी, वो होंगी माइक्रोबाइस्टेटिक। और जो इमीडिएटली किल कर दें वो माइक्रोबाइसीडल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काजेज वजाइनल थ्रश। तो याद रखना है कैंडिडिया काज वजाइनल थ्रश, एस्परजिलस प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, और पेंसिलियम से हम लोग क्या करते हैं? पेंसिलिन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा कैंडिडिया। बॉडी कैविटी आउट ऑफ राउंड वर्म्स या फाइलम निमाटोडा, हम इनको नॉर्मली कह रहे होते हैं दीज आर सीडोसिलोमेट्स, तो इनकी बॉडी कैविटी क्या होती है? सीडोसिलोम। और अगर निडेरियन की पूछ लिया जाए तो एसिलोम या एंटीरॉन, और अगर इससे नेक्स्ट लेवल पे पूछ लिया जाए तो सिलोम मौजूद होती है, लेकिन जो राउंड वर्म्स हैं ये क्या हैं? सीडोसिलोम। तो ये 163 तक डिस्कशन थी 30 MCQs की। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप लोगों को PDF फॉर्म चाहिए पेपर की तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF लिंक आप लोगों के लिए मौजूद है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पेपर को, और ताकि आप लोग इसको ख़ुद से भी सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप लोग सिंपली प्लेलिस्ट अलग से मौजूद है जिसमें MDCAT के पास पेपर के डिस्कशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है। आप सिंपली उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे ये सारे पेपर डिस्कशन के साथ आप लोगों के लिए मौजूद हैं।